उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नैनीताल के भीमताल में दर्दनाक बस दुर्घटना, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। भीमताल में रोडवेज 500 फीट गहरी खाई में गिरी। डोईवाला में थानों के लेखक गांव में आयोजित कार्यक्रम, नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और सीएम धामी ने किया लोकार्पण। राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकेंगे कुलपति, खिलाड़ियों को मिली बड़ी सौगात। अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में लगी आग, बैंक कर्मियों की सूझबूझ और स्थानीय लोगों के सहयोग से काबू में आई आग। क्षेत्र में तेज वोल्टेज की समस्या के चलते हादसा। नए साल के जश्न को लेकर औली के होटलों में आने लगी पर्यटकों की एडवांस बुकिंग, जीएसवीएन हुआ फुल, प्राइवेट होटलों में 60 से 70% तक आई बुकिंग। और विकासनगर में बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत, मोटर मार्गों में बर्फ हटाकर यातायात किया गया बहाल। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए अलर्ट पर विभाग, सरकारी स्कूलों को डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर नैनीताल से है, जहां भीमताल में आपको बता दें, अमलड़ी के समीप पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस के 500 फीट गहरी खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग के आमडली में बस के गहरी खाई में गिरने से बस में सवार 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला और शामिल है। सूचना पर मौके पर पहुंची नैनीताल पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने गहरी खाई में उतरकर स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को रस्सी और कंधों पर रखकर सड़क तक पहुंचाया। लोगों को सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से सभी घायलों को 108 की मदद, एम्बुलेंस 108 की मदद से सीएससी सेंटर भीमताल और हल्द्वानी भेजा गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर हल्द्वानी से, जहां पिथौरागढ़ से सुबह चली बस दोपहर भीमताल के सड़री के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दुखद दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी प्रशासन तक मिलते ही मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ टीम, दमकल विभाग सहित प्रशासन की टीम रवाना की गई। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मरीजों का हालचाल जानने आपको बता दें, जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी अस्पताल में पहुंचे हैं। तो भीमताल में रोडवेज बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है। देखिए, ये घटना जो हुई है, जो भीमताल हमारा सीएचसी है उससे लगभग 100 मीटर आगे, और बस पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु हैं इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनके पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, और 2 ट्रॉमा एक्सपर्ट्स को अभी एम्स ऋषिकेश से बुलाया गया है। सुशीला तिवारी में जो हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। देखिए, आज जानकारी में आया है कि बहुत बड़ा हादसा जो है आज, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हादसा जो है हमें फिर देखने को मिलेगा। आज उस हादसे से आहत कुछ पेशेंट्स यहाँ पर अस्पताल में आए, जिनको आज मैं देखने यहाँ पर पहुँची थी। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार मैं लगभग 10-12 लोगों से मुलाकात कर चुकी हूँ, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा बालिकाएं भी हैं, कुछ हमारे वरिष्ठजन, किसी को हेड इंजरी है। कितने लोग सवार थे बस में? कैसे हुआ है हादसा? बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। भीमताल के ओखल में हुई बस दुर्घटना के मृतकों और घायलों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 3 लाख रुपए एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को 15 से 25 हजार रुपए के बीच सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
व्यक्तियों को 3 लाख रुपए देने की बात सामने आई है, जबकि सामान्य रूप से घायलों को 15 से 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामता पाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामता पाल, नैनीताल और भीमताल में ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री ने सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया है। घायलों मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 3 लाख रुपए, जबकि सामान्य रूप से घायलों को भी उन्होंने 15 से 25 हजार रुपए देने की बात कही है। फिलहाल अहम अपडेट क्या है इस खबर पर? आपको बता दूं, सुबह ये बस जो है रोडवेज की पिथौरागढ़ से जो हल्द्वानी के लिए चल रही थी, तभी जो बस भीमताल और रानीबाग हल्द्वानी रोड पे आम डांडी के पास जो है अनियंत्रित होकर लगभग 500 फीट गहरी खाई में जा गिरती है, जिससे वहां लगभग जो एक पुकार मच जाती है। और जो राहगीर थे उन्होंने जब नीचे खाई में देखा तो वहां चीख पुकार मची हुई थी, जिसे लेकर उन्होंने तुरंत जो है नैनीताल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो एसडीआरएफ की टीम थी और स्थानीय लोग थे, उन लोगों की मदद से जो घायल थे वहां पे उन्हें बाहर निकाला गया है। बस में लगभग 25 से 26 लोग सवार थे, जिसमें बस ड्राइवर और कंडक्टर ये भी यहाँ पे थे। 26 लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि जो 4 लोग हैं उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला, माफ कीजिएगा, एक महिला और 2 पुरुष और एक 6 वर्षीय बालक है, जिसका उपचार के दौरान हल्द्वानी में यहाँ पे मौत हो गई है। तो 4 लोग इसमें जो है वो लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि 26 लोग जो घायल है उनका उपचार तो यहाँ पे जो नजदीकी हॉस्पिटल है सुशीला तिवारी को वहां भेजा गया है। और जो भीमताल यहाँ पे सीएससी सेंटर है वहां भी कुछ लोगों का उपचार चल रहा है। कमिश्नर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और मंत्री रेखा आर्य ने भी मौके पर पहुंचकर जो है घायलों का यहाँ पे हालचाल जाना है। तो वहीं जो सरकार की तरफ से है इसमें मुआवजे की घोषणा की गई है, जिसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 3 लाख रुपए और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनको 15 से 25 हजार रुपए की सहायता राशि देने की यहाँ पे घोषणा की है। जी निश्चित रूप से कांतापाल, अगर गंभीर घायलों की अगर बात की जाए तो गंभीर घायलों की हालत अभी कैसी है? क्या जानकारी मिली है? उनका इलाज समुचित हो पा रहा है? और मृतकों का आंकड़ा क्या और बढ़ने की संभावना है? जी बिल्कुल, जहां तक जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके देहरादून जो है एम्स अस्पताल में भेजा गया है, क्योंकि जो गंभीर रूप से घायल है उनकी स्थिति यहाँ पे जो है लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण उन्हें एयर एम्बुलेंस से जो है देहरादून भेजा गया है ताकि उनको सही उपचार मिल सके। और जो घायल हैं, सामान्य घायल हो, उनका यहाँ पे उपचार चल रहा है। और जहां तक मौत के आंकड़े की बात है तो अभी तक 4 लोगों की मौत की यहाँ पे खबर जो सामने आई है निकलकर, लेकिन अभी इतने गंभीर रूप से घायल यहाँ पे कोई कहा जाए तो भर्ती नहीं है। जी हाँ, ठीक है कामतापाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये दुखद घटना सामने आई जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि दर्जन लोग घायल हैं। मंत्री रेखा आर्य मौके पर पहुंची है, उन्होंने घायलों से हालचाल जाना, परिजनों से भी मुलाकात की है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से करने की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई और सुशासन दिवस के रूप में आज का ये दिन मनाया गया है। दरअसल आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्म दिवस है और आज से देश भर में पूरे वर्ष भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाएगी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है, इसलिए उनको याद करना उत्तराखंड के लिए खास महत्व रखता है। उन्हीं के विचारों का अनुसरण करके भाजपा का आम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों से विकास में सहयोग प्रदान करता है और सुशासन की ओर अपना योगदान देता है। देखिए, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श के रूप में है। पार्टी को स्थान तक, शिखर तक पहुंचाने में अटल जी का जो योगदान है और खास तौर पर मैं उत्तराखंड जिससे बहुत उत्तराखंड राज्य के प्रति भी उनका जो भाव था उस राज्य के रूप में हमने देखा है। आज पूरे देश के अंदर अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हुआ है
अब रुक करेंगे अगली हम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच अचानक दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक आयोजित हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने को लेकर चर्चा भी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह से हुई मुलाकात में 3 नए आपराधिक कानूनों को उत्तराखंड में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया आसान बनाने के लिए ऑनलाइन की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार जल्द ही सख्त भू कानून को लागू करेगी, अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया कि जल्द ही प्रदेश में सरकार यूसीसी को लागू करेगी। उन्होंने बताया कि जनवरी महीने में हर हाल में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी भाजपा का एजेंडा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर लगातार सवालों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक हुई है। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार के विषय पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने को लेकर भी मंथन किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह से हुई मुलाकात में 3 नए आपराधिक कानूनों के उत्तराखंड में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अमित शाह को बताया कि राज्य में मुकदमों के निस्तारण में काफी तेजी आई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार जल्द ही सख्त भू कानून को लागू करेगी, अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया कि जल्द ही प्रदेश में सरकार यूसीसी को लागू करेगी। हालांकि विपक्ष यूसीसी को भाजपा का एजेंडा बताते हुए इसे केंद्र का विषय बताता है। जुलाई माह से देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं और इन कानूनों को लागू करने में उत्तराखंड राज्य तेजी से काम कर रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आज इन सब की समीक्षा हुई है और राज्य के अंदर जो भी काम अभी तक हुए हैं, ट्रेनिंग के काम, हार्डवेयर के काम और मानव संसाधन के काम या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पुलिस को एफएसएल से संबंधित और मेडिको लीगल से संबंधित सभी जो कार्य किए जा रहे हैं इन कानूनों को स्थापित करने के लिए। देखिए, यूसीसी के लिए जनता में कोई रुचि नहीं है। बीजेपी का हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है नैरेटिव सेट करने का, उसका एक ये पार्ट है और वो इसके बहाने से करना चाहते हैं। यूसीसी तब होता है जब पूरे भारत के नागरिकों को एक से कानून में रखा जाए। यहाँ तो किसी इसको छोड़ देंगे, इसको एग्जाम कर दिया तो क्या किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ यूसीसी है, ये मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए। और ये केंद्र का विषय है। अगर इतना ही ज़रूरी था तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी 11 साल से केंद्र में सत्ता में हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो जनता से वादा करते हैं उस वादे को पूरा भी करते हैं और जल्द ही प्रदेश के अंदर प्रदेश के हित का, प्रदेश की जनता के हित के लिए जो सबसे अच्छा भू कानून होगा उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जो आगामी हमारा जो बजट सत्र होगा उसमें उसको पारित किया जाएगा। और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार डेमोग्राफी चेंज करने की कुछ लोगों की साजिश प्रदेश के प्रति रची जा रही थी। आपको बता दें कि राज्य में अंकिता भंडारी समेत कई महिला अपराध राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया। एनसीआरबी के अनुसार साल 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 4,337 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बैठक में इस मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की। हालांकि भाजपा इस नाराजगी से इनकार कर रही है।
देखिए, पहली बात तो कोई नाराजगी नहीं है किसी प्रकार का पक्ष से। उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उसमें हमारी सरकार ने कानून को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार गिरफ्तारियां हुई है, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही है ये रुकनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री कल ही सब निर्देश दिए हैं कि जो कानून जिस रूप में हमने तय किया है उसका इम्प्लीमेंट बहुत कड़ाई से होना चाहिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी लीपापोती करें, मीडिया का इस्तेमाल करें लीपापोती करने के लिए, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से पक्का और पुख्ता खबर हमें मिली है कि मुख्यमंत्री को तलब किया गया। तलब इसलिए किया गया क्योंकि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 चल रहा है। दिन दहाड़े यहाँ नाबालिग बच्चियों के साथ ना सिर्फ गैंगरेप हो रहे बल्कि उनकी निर्मम हत्या हो जा रही है। पहले तो हम आपको बता दें कि धामी के इस रवैये से केवल शाह नाराज है, इस बात को सभी जगह हाईलाइट हो गया। पर ये क्यों नहीं बोला गया कि उत्तराखंड की सारी जनता नाराज है, दुनिया उत्तराखंड की सारी जनता परेशान है। उत्तराखंड में जो बिगड़ती महिला अत्याचार और अपराध, नशे की बढ़ोतरी, जगह जगह शराब माफियों की दुकानें खुलना, ये तो सब अपराधी है। लेकिन मेरे को लगता है कि चुनाव से ठीक पहले आने से शाह का भी एक जुमला होगा कि धामी को कड़े निर्देश दिए गए और अब स्थिति सुधर जाएगी। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियों के बीच अचानक हुई मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में लगातार बढ़ते अपराध आम लोगों के साथ सरकार की चिंता को भी बढ़ा रहा है। वहीं महिला अपराधों में राज्य का प्रथम स्थान पर आना चिंता को और बढ़ा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम धामी राज्य की कानून व्यवस्था में कब तक सुधार लाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, खबर विकासनगर से, जहां सूबे में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते सोमवार को निकायों के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति साफ करते हुए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे चुनाव मैदान में उतरने को तैयार प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। देहरादून से लगते पछवादून क्षेत्र की विकासनगर नगर पालिका, हरबटपुर नगर पालिका और सेलाकुई नगर पंचायत के चेयरमैन सीट पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने ताल ठोक दी है। बात विकासनगर नगर पालिका की करें तो करीब 20,000 मतदाताओं वाले इस निकाय में चेयरमैन पद इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जिसके लिए कांग्रेस से धीरज बॉबी नौटियाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जो कि मौजूदा समीकरण को देखते हुए सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। जबकि भाजपा से रमेश नौटियाल, कृष्णा तोमर और अरविंद तोमर के नामों पर चर्चा हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने की मेयर पद के लिए दावेदारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने आगामी निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए दावेदारी की है। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट सौंपती है तो वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरकर जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि टिकट की दावेदारी से पहले पृथ्वीराज चौहान ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर निकाय चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी बनाए जाने हेतु संगठन मंत्री अजय कुमार से भेंट की। इससे पहले भी वह भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह, पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर आगामी निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर चुके हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आज सभी के सहयोग से कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कई संगठनों से मैं काफ़ी लंबा संघर्ष हो गया हमको सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो मैं छात्र जीवन की राजनीति से हो, उस टाइम पे हमारे पॉलिटिकल लोग होते थे, विनोद बर्थवाल, मैं वैसे हम लोग आदरणीय स्वर्गीय श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी से शुरुआत की थी राजनीति की, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसके बाद वकालत में आए तो वकालत में भी धीरे धीरे वहाँ भी वो राजनीति में
आगे कर दिया तो वहाँ फिर बार काउंसिल का अध्यक्ष रहा, बार का सेक्रेटरी रहा, देहरादून बार का। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर नगर पंचायत से दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य से ओबीसी हो गई है। सीट ओबीसी होने पर दिनेशपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष काबुल सिंह बिर्क ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा हाईकमान टिकट देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत सीट ओबीसी होने से समीकरणों में बदलाव हो गया। नगर पंचायत दिनेशपुर की सीट सामान्य से आरक्षित हो जाने से पूर्व अध्यक्ष काबाल सिंह के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी ओर अब तक के सामान्य दावेदारों में मायूसी छा गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व चेयरमैन काबाल सिंह की पत्नी ओबीसी श्रेणी से आती है, इसलिए उसका दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी दिनेशपुर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूँ। प्रदेश सरकार ने ओबीसी सीट की है, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी जो शहर की बात है विकास की, पहले भी विकास किया था, अब भी करेंगे, ठोक के करेंगे। हम अब भी दावेदार थे और हमारे जो आरक्षण हो गया सीट, और मेरा एक संबंध घरेलू संबंध रिश्तेदारी है, भाई बहन भतीजा भाई का रिश्तेदारी हमारे साथ है। मैं कांग्रेस में थी, लेकिन मैं अब जो नगर के सक्षम काम करेंगे, सक्रिय काम, जैसे कावल सिंह पहले